चलिए बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे आप सभी। तो लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी ओवरव्यू ऑफ सॉल्यूशन की, यानी कि मैंने बोला था आपसे कि कितना ज़्यादा मैटर करता है आपको किसी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका ओवरव्यू लेना, कि कैसे हमें उस चैप्टर के थ्रू जाना है ना, थ्रू आउट द चैप्टर हमें किस किस टॉपिक के थ्रू जाना है और क्यों जाना है। जब ये जान जाते हैं तो बड़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। चलिए, तो वहाँ चीज़ आप समझ गए थे वहाँ पे कि वहाँ पे जो मैंने बोला था आपको कि बताया था आपको कि पूरे चैप्टर को सॉल्यूशन को मैंने बांट दिया था 5 पार्ट में, अगर आपको याद होगा तो। पहला चीज़ मेरा था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दूसरा चीज़ था मेरा सॉल्युबिलिटी, तीसरा चीज़ मेरा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, याद रखो आप। चौथा चीज़ क्या था? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो निकाला हमने उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी। और पांचवा टॉपिक हमारा था कि हाउ वी विल करेक्ट द प्रॉब्लम विच वाज अराइजेस देयर, है ना। तो वहाँ से एक कॉन्सेप्ट मैंने बोला था कि वहाँ पे आएगा एक बेंट ऑफ फैक्टर की बात आएगी। चलिए, वो सारी बातें होंगी हमारी। अब मैं आपको पहला लेक्चर बताता हूँ, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बताने की कोशिश करूँगा मैं आपसे। तो उससे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें जाननी पड़ेंगी। जैसे बेसिक चीज़ें कहने का मतलब सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा सॉल्यूशन के विषय में, कि सॉल्यूशन एग्जैक्टली है क्या, है ना। तो बात मैं करूँ कि जब भी ये चैप्टर आए तो हम बात करेंगे, एक बीकर लेंगे, उस बीकर में कोई कंपोनेंट्स मिला देंगे, ठीक है ना। कोई कंपोनेंट्स मिला दिया हमने। ये जो कंपोनेंट बेसिकली होगा वो हमारा होगा सॉल्वेंट, ये जो होगा वो हमारा होगा सॉल्यूट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? विच इज लेस इन मोल्स, जो कम होता है मोल्स में उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। सॉल्वेंट जो होगा विच इज मोर, सिंपल है, जब उसका उल्टा हो जाएगा विच इज मोर। ये चीज आपको याद रखनी है, मोल्स याद रखना है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आती है। क्योंकि आप में एक आध क्वेश्चन है आपके वहां पे, जैसे मैं अगर बात करूं वहां पे दे रखा है 54 ग्राम वाटर H2 प्लस 360 ग्राम ग्लूकोज, ये दे रखा है। अब 54 ग्राम ये दे रखा है, 360 ग्राम ये दे रखा है। अगर आप मास पे जाओ तो आप देखो मास किसका ज़्यादा है? इसका ज़्यादा है। तो मास जब इसका ज़्यादा है तो कहीं आप ये ना कंसीडर कर लो कि वही सॉल्वेंट है, क्योंकि मास विल नॉट डिसाइड द विच कंपोनेंट इज हायर। क्यों? क्योंकि आप इसका मोल्स निकाल के देखो तो 54/18 आता होगा, गिवन मास अपन मोलर मास 3 मोल हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 360/180 आएगा, मोलर मास इसका होता है 2 मोल आ जाएगा। अब आप देखो, अब आप क्या कहोगे? ध्यान से समझिए फिर से मेरी बात, क्योंकि न्यूमेरिकल में ऐसी प्रॉब्लम आती है आपकी। 360 ग्राम ये है, 54 ग्राम ये है, तो मीन्स मास विल नॉट डिसाइड द सॉल्वेंट। फॉर डिसाइडिंग द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन यू विल हैव टू फोकस ऑन द मोल्स ओनली। तो दैट्स व्हाई हियर 3 मोल्स आपका हो गया वाटर का, और आपका 2 मोल हो गया किसका? ग्लूकोज का। इसलिए हमारा ये क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया, सॉल्वेंट हो गया। क्लियर बात? तो एक होता है कंपोनेंट सॉल्यूट, एक होता है कंपोनेंट क्या? सॉल्वेंट। जो ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स वो हमारा सॉल्वेंट, जो कम नंबर ऑफ मोल्स वो हमारा क्या? सॉल्यूट। क्लियर है बात? अब एक और समस्या आती है कहीं कहीं कि आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि अगर दोनों का मोल्स बराबर हो जाए तब क्या होगा। भाई ये भी बात एक है, सही बात है कि दोनों का मोल्स अगर बराबर हो जाए तो क्या होगा, ये आप सोचिएगा, आप बताइएगा मुझे नेक्स्ट टाइम, फिर मैं बात करूंगा आपसे। तो ये हमारी बात हो गई सॉल्यूशन के विषय में। अब मैंने बोला कि अगर सिर्फ एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, एक और मन में बात आ रही होगी, मान लीजिए आज तो हमने एक सॉल्यूट मिलाया, कल हो सकता है 2 सॉल्यूट मिला दिया। मान लीजिए मैं बात बार बोल रहा था आपसे, इसको मानना है पानी और इसको मानना है चीनी, है ना। इसको शुगर मान लेना है आपको, इसको क्या कर लेना है? पानी मान लेना है आपको। अब आपने अभी तो चीनी डाला, पानी था, दोनों मिला, आपका सॉल्यूशन बना। अभी मान लीजिए आपने इसमें नमक भी डाल दिया तो क्या होगा? तो भी सॉल्यूशन बनेगा। आपने कोई और कंपोनेंट डाल दिया तो भी सॉल्यूशन बनेगा। यानी कि 1 2 3 4 कंपोनेंट आ गए, तो कोई इशू नहीं आपका। जब आपने एक डाला कंपोनेंट और एक पानी था तो सिर्फ 2 कंपोनेंट्स मिलके हुए, तो दैट इज कॉल्ड द बाइनरी सॉल्यूशन। यानी कि हमें बात करनी होती है इस पूरे चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। और बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? ओनली 2 कंपोनेंट्स, सिर्फ 2 कंपोनेंट्स होंगे उसमें।
ओनली 2 कंपोनेंट्स विल बी देयर, ठीक है ना, बाइनरी सॉल्यूशन। वैसे ही एक और मिल गया तो टर्नरी हो जाएगा, क्वाटर्नरी हो जाएगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। बाइनरी सॉल्यूशन के विषय में बात करेंगे। इसका मतलब अब आपको कभी भी ये चीज मन में नहीं लानी है कि अगर तीसरा पड़ जाए तो क्या होगा इस चैप्टर में, क्योंकि ये हमें सिर्फ किसको डील कराएगा, बाइनरी सॉल्यूशन। क्लियर है बात? चलिए, तो यहां तक बात होगी हमारी कि सॉल्यूशन का कैसे हम पहचाने सॉल्वेंट कौन है, कैसे हम पहचाने सॉल्यूट कौन है, और बाइनरी सॉल्यूशन जाने हम। अब थोड़ी सी मैं एक और बात करता हूं, कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। थोड़ा सा समझना होगा आपको, कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्या क्या कंडीशंस हैं हमारी सॉल्यूशन के फॉर्मेशन के लिए, ये देखते हैं। तो जब आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया तो देखिए 2-3 स्टेप हुआ करते हैं। क्या कहा जाएगा कि जब आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया तो सबसे पहले तो क्या होगा, सॉल्यूट का डिसोसिएशन होगा, फिर पानी जो होगा उसका भी डिसोसिएशन होगा, दोनों टूटेंगे, और दोनों टूटने के बाद फिर दोनों आपस में जुड़ेंगे, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नया एराइज होगा दोनों के बीच में, दोनों कंपोनेंट जो डिफरेंट है। अब इन तीनों में एंथैल्पी का इन्वॉल्वमेंट होगा, अब इन तीनों में एंथैल्पी का इन्वॉल्वमेंट होगा, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि सॉल्यूशन बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात तो हम ये कहेंगे क्या, कंपोनेंट या दे शुड नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर, दोनों को आपस में रिएक्शन नहीं होना चाहिए, सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट को यानी कि चीनी पानी का रिएक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव और लेस पॉजिटिव। डेल्टा एच आप जानते हैं इंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन आपका क्या होना चाहिए, इंथैल्पी निगेटिव होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, बहुत ही कम पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि एंडोथर्मिक भी हो तो बहुत कम हो ताकि हम उसको हल्की सी हीट दे दें तो डिसॉल्व हो जाए, या तो एक्सोथर्मिक होगा तो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा, जैसे चूने को पानी में डाल दीजिए अपने आप डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तीसरा चीज देयर साइज शुड नॉट हाईली डिफर, उनका साइज ज्यादा डिफर नहीं होना चाहिए दोनों कंपोनेंट्स का, क्योंकि साइज का डिफरेंस जब ज्यादा आ जाएगा तो हम विजिबल हो जाएगा और सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स विजिबल नहीं होते, आपने पढ़ा है ना। तो ये 3 चीजें हो गई हमारी। अब अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन के, ये 3 चीजें हो गई हमारी, तो अब मैं बात करता हूं स्टेप्स की, कि स्टेप्स में कौन कौन से स्टेप्स हमारे होंगे। जो मैंने बोला कि सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट होगा। सेकेंड हो जाएगा डिसोसिएशन ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। डिसोसिएशन मतलब उनके बीच का इंट्रैक्शन टूटेगा, तो ये जो डिसोसिएशन होगा ये भी पॉजिटिव होगा, ये जो होगा ये भी पॉजिटिव, यानी कि दोनों को अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। फिर स्टेप थर्ड जो होगा, थर्ड स्टेप वो होगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इंट्रैक्शन होगा। अब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इंट्रैक्शन जब होगा तो दिस विल बी द नेगेटिव, क्योंकि जब नया फोर्स एराइज होता है तो वहां पे एनर्जी रिलीज होती है, और जब आपके पुराने फोर्स टूटते हैं तो वहां पे आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये दोनों प्रोसेस हमारे क्या हैं, एंडोथर्मिक हैं, एंडोथर्मिक, और ये जो हमारा है एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक। क्लियर है बात, क्या समझ में आ रही है आपको बात मेरी? फिर से ध्यान दीजिए कि मैंने बोला कि सबसे पहले बाइनरी सॉल्यूशन के विषय में बात करनी है। कंडीशन में मैंने बोला कि दे शुड नॉट रिएक्ट विद ईच अदर, दोनों को आपस में रिएक्शन नहीं करना है। दूसरा चीज डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव, या तो नेगेटिव हो मीन्स स्पॉन्टेनियस होगा, अपने आप उसको पानी में डालते या जो भी सॉल्वेंट होगा डालते ही अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा, या बहुत ही कम पॉजिटिव हो, यानी कि बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी आप अगर आप देते हो तो भी वो डिसॉल्व हो जाए। पता चले अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है तब तो आप देते रह जाएंगे, फिर वो सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं।
अब मैंने बोला कि जब भी कोई भी सॉल्यूशन बनेगा तो 3 स्टेप होना एकदम तय है। भाई सिंपल सी बात है कि अभी चीनी जो था आपका ये अलग है और इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ पे पानी है तो इसमें भी मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब क्या हुआ, जब आपने चीनी को पानी में डाला तो चीनी के पार्टिकल्स डिसोसिएट हुए। डिसोसिएट क्यों हुए? क्योंकि अब वो दूसरे पार्टिकल्स के बीच में आ गए, दूसरे पार्टिकल्स के अलॉन्ग आ गए आपके, तो दोनों के बीच में क्या हुआ, नए फोर्स का एराइजेशन होता है आपका जब भी दो चीजें मिलती हैं। तो इस वजह से चीनी क्या हुआ, टूटा। और चीनी जब टूटा तो सॉल्वेंट को भी जरूरत थी। सॉल्वेंट भी अपने आप को क्या किया, ब्रेक डाउन किया, यानी कि इनके मॉलिक्यूल्स आपस में दूर गए। अब इसके और इसके बीच में नया इंट्रैक्शन डेवलप हो गया। जब नया इंट्रैक्शन डेवलप हो गया तो ये चीज आ गई, तीसरा स्टेप हो गया। तो इन दोनों स्टेप में आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ये जो स्टेप होता है इसमें क्या होता है, आपका एनर्जी निकलती है। अब एक बात और नहीं समझ में आई मेरे कि जब हमने चीनी को पानी में मिलाया तो इसको भी एनर्जी चाहिए थी, पानी को भी एनर्जी चाहिए थी। तो जब दोनों को एनर्जी चाहिए थी तो आखिर एनर्जी मिली कहाँ से कि दोनों टूट पाए, है ना। तो सोचने वाली बात है थोड़ा सा ये कि चीनी को आखिर एनर्जी कहाँ से मिली, इसको कहाँ से। ये तो समझ में आता है हमें कि दोनों का नया मॉलिक्यूल्स जब आपस में इंट्रैक्शन किया तो हमारा क्या हुआ, डेल्टा एच निगेटिव हुआ, ये तो समझ में आता है। लेकिन ये दोनों स्टेप समझ में नहीं आता कि आखिर वो एनर्जी डेवलप हुई कहाँ से, है ना। तो ये भी आपको थोड़ा सा सोचना होगा, फिर मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। आप थोड़ा सोचिएगा इस विषय में कि आखिर वो एनर्जी आती कहाँ से है, ठीक है ना। तो ये पूरी कहानी होगी हमारी किस चीज की, कि कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड व्हाट आर द स्टेप्स विच इज इन्वॉल्व ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूट पार्टिकल जब भी डिसॉल्व होगा किसी सॉल्वेंट में तो क्या स्टेप्स होंगे, तो 3 स्टेप्स हमारे क्लियर कट होते हैं। तो एक चीज निकल के आई, डेल्टा एच हमारा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। डेल्टा एच नेगेटिव नहीं होगा, बहुत कम पॉजिटिव होगा तो भी वो डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतनी बातें हमारी हो गई कंडीशंस, और ये हमारा हो गया डिसोसिएशन किस तरीके से डिसॉल्व होता है। फिर एक और बात यहाँ पे आ गई कि मास विल नॉट डिसाइड कि विच इज द सॉल्वेंट। If you want to be decide between the solute and the solvent, you will have to find out the number of moles firstly of each component separately. जब आप मोल्स निकालोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा क्या है, सॉल्वेंट है और कौन सा सॉल्यूट है। बात क्लियर है इतनी। तो ये कंडीशंस थोड़ी मेरी हो गई कि किस तरीके से हमारा सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हुआ और क्या कंडीशंस हुई किसी सॉल्यूशन को बनाने के लिए। अब इसी में बात मैं करूं तो एंट्रोपी से कॉन्सेप्ट ले सकते हैं हम, डेल्टा जी से कॉन्सेप्ट ले सकते हैं हम, और हमने एंथैल्पी से कॉन्सेप्ट ले ही लिया। जब डेल्टा एच आपका नेगेटिव है और एंट्रोपी आपकी पॉजिटिव है, डेल्टा जी आपका नेगेटिव है, तो सपोर्ट करता है आपका, सिंपल सा है, वो चीज़ सपोर्ट करता है, स्पॉन्टेनिटी हो जाती है। कभी कभी स्पॉन्टेनिटी का मतलब आपने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स में पिछले साल कि वो प्रोसेस जो अपने आप हो जाते हैं उसको हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में आपको बताया गया था, तो इसी तरीके से जैसे चीनी और पानी है, चीनी और पानी को जब आपने मिला दिया और आपने छोड़ दिया, तो जब आप वैसे ही छोड़ दोगे ना तो वो आपका देखिएगा 10-15 मिनट बाद अपने आप डिजॉल्व हो जाए, यानी कि वो स्पॉन्टेनियस है। अगर वो अपने आप, अगर आप चाहते हो कि प्रोसेस फास्ट हो तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा। जब आप उसको थोड़ा सा हीट करेंगे ना तो वो डिजॉल्व हो जाएगा, तो बस प्रोसेस तेज हो जाएगा। अदरवाइज सॉल्यूशन तो दोनों केस में हमारा बनना है, सही है ना। तो ये मेरी बात हो गई किस चीज़ की, सॉल्यूशन के विषय में, कि सॉल्यूशन कैसे बनता है। एंट्रोपी भी बढ़ जाएगी आपकी जब, क्योंकि रैंडमनेस, जब आपका सॉल्वेंट है और आपका वो सॉल्यूट है तो जाहिर सी बात है जब मिलेगा तो क्या हो जाएगा, रैंडमनेस हमारा बढ़ जाएगा। चलिए इसको लिख लीजिएगा, वैसे नोट्स मिला होगा आपको। तो ये थोड़ी कहानी हुई हमारी कि किस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन हमारा हुआ करता है, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन के बाद अब मैं आपसे बात करूंगा कंसंट्रेशन की। बात करूंगा किस चीज से, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बहुत ध्यान से देखिएगा, आवाज़ थोड़ी क्लियर अगर ना आ रही हो, इमेज थोड़ा क्लियर ना हो, क्योंकि हमारे पास सुविधाओं की कमी है, कुछ मार्केट से जान ही रहे हैं, खरीदने पे मिल रहा नहीं है, तो अभी काम चलाना है मिला जुला के। कोई बात नहीं, आवाज़ सुनाई दे रही है आपको तो आप समझ जाएंगे कि चीज़ें क्या हैं। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात मैं करता हूँ। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में मैंने पहले ही बोला था कि कितना सॉल्यूट है यही पता करना है। व्हाट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन द गिवन
सॉल्यूशन। दिए हुए सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट है उसी को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। तो थोड़ा सा कुछ टर्म्स होंगे जो मैं नॉर्मली यूज़ करूँगा, कि मैंने बोला कि एक बीकर मेरा था, वो बीकर है हमारा, सॉल्वेंट लिया मैंने, और मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ मैं कि इसमें हम सिर्फ दो कंपोनेंट्स की बात करेंगे, एक सॉल्यूट और एक क्या, सॉल्वेंट। बाइनरी सॉल्यूशन की बात करूँगा मैं यहाँ, सॉल्यूट सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं जब भी शो करूँगा ए का मतलब हो जाएगा मेरा सॉल्वेंट, और बी जब मैं यूज़ करूँगा तो उसका मतलब हो जाएगा सॉल्यूट। मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपका मन करे तो आप बी यूज़ कर लो सॉल्वेंट को, ए यूज़ कर लो सॉल्यूट को, कोई हार्ड एंड फास्ट बात नहीं है, वो बस एक सुविधा के लिए, ताकि हम आसानी से रिप्रेजेंट कर सकें चीज़ों को। तो ये मेरा हो गया सॉल्वेंट और ये मेरा हो गया सॉल्यूट। अब कई सारी चीज़ें हैं, तो अब मैं थोड़ा सा टर्म्स की बात करता हूँ। तो सबसे पहला टर्म्स मेरा आता है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज की बात करूँ, दैट कंपोनेंट मतलब सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यही होगा, मास परसेंट हो जाएगा हमारा। अब इसमें कई सारे रिप्रेजेंटेशंस आते हैं हमारे, W/W%, फिर इसी में आ जाएगा W/V%, फिर इसी में कहीं कहीं आ जाएगा V/V%। अगर मान लीजिए 25% दे रखा है आपको, ठीक है ना, 25% W/W दे रखा है, इसका मतलब 25 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, यानी कि हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा 75। यहाँ पे आ जाए हम, तो यही 25% यहाँ अगर आता है तो क्या बोलता है आपका, 25 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। यहाँ पे आ जाए हम, तो यहाँ पे 25 ml ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन होगा, सही है ना। तो तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि क्या दे रखा है आपको। इसका थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग, इसका ये न्यूमेरिकल्स में कई जगह यूज़ होगा। अगर ये भी दे रखा है तो आपको समझना है, ये भी दे रखा है तो आपको समझना है, तो ये मास परसेंटेज आपको निकाल लेना होता है ऐसे, अगर आता है तो, ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ मैं बात करूँगा मोल फ्रैक्शन की। सब जान रहे हैं आप लोग, ये क्लास 11th में पढ़ा है आपने, है ना, लेकिन मुझे पता है करत करत अभ्यास के, है ना, एक बार में पढ़ के जानने की आदत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि उन्होंने आप लोगों ने उनकी लाइनों को बहुत सीरियसली ले लिया है कि करत करत अभ्यास के, कई बार करेंगे तब आएगा भयंकर तरीके से। चलिए ठीक है, भयंकर देखते हैं। मोल फ्रैक्शन की बात मैं करूं तो मोल फ्रैक्शन जो होगा, दो कंपोनेंट्स हैं, दैट इज रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरीके से इसको। अगर मैं बात करूं जिसका मोल्स फ्रैक्शन कहेगा, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट कहता है मतलब सॉल्वेंट का, तो उसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए हो जाता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन हो जाता है, यानी कि ए और बी। उसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अगर मैं बात करूं तो आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी। ये तो आना चाहिए आपको, और दोनों का सम हो जाता है, तो आपने पढ़ा है पहले भी, एक्स ए प्लस, ये दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम कर दिया आपने, तो एन ए प्लस एन बी टोटल आ जाता है 1, यानी कि ये आपने क्लास 11 में पूरा डिटेल कर रखा है आपने, है ना। तो इसे बोलते हैं क्या, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, sum of mole fraction of each component of solution is 1, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, मोल फ्रैक्शन। अब थोड़ी बात मैं करता हूं तीसरा टर्म हमारा होगा मोलैरिटी। थोड़ा सा ध्यान देना है, मोलैरिटी कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लोग, मोलैरिटी को। मोलैरिटी का मतलब होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, अगर ml में है तो फिर 1000 लग जाएगा ऊपर। अब थोड़ा सा यहाँ पे हमें ध्यान देना है, मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम बोल देंगे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखिए थोड़ा सा कि अब ये हमारा मास ऑफ सॉल्यूट है, ये हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। मोलर मास आपको पता होगा कि जो भी चीज़ें होती हैं फॉर्मूले में जितने भी एटम्स होते हैं सबके मास को क्या कर दो, ऐड कर दो आप, तो मोलर मास निकल जाता है वहाँ से। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है। अगर आपको ml में दे रखा है तो आप उसको क्या कर लीजिए, लीटर में चेंज कर लीजिएगा। अब यहाँ से एक और चीज़ हमें निकल के आती है, अगर मैं बात करूँ ना तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर को हम एक और नाम देते हैं, स्ट्रेंथ के नाम से डिफाइन करते हैं, स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी हो जाएगा, m इक्वल्स टू स्ट्रेंथ अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये अभी मैं आगे चलूंगा तो और इनके बीच में आपस में रिलेशन निकालूंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ये मेरी बात होगी किस चीज़ की, मोलैरिटी की। अब जैसे हम समझते, एक नया टर्म ले लेता हूं मैं, मोलैलिटी। मोलैलिटी स्मॉल m से दिखाते हैं इसको हम, मोलैलिटी। सेम बात होती है, बस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाता है अपॉन वहाँ जो वॉल्यूम था यहाँ पे हो जाता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। बस वहाँ पे वॉल्यूम था, यहाँ पे क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाता है। क्लियर है बात? तो ये मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg हो जाता है, ये हमारा मोलैलिटी है। मोलैलिटी मतलब स्मॉल m और मोलैरिटी मतलब कैपिटल M। क्लियर है बात दोनों में? तो चलिए देखा हमने मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। याद रखना है तो लिट्टी याद रखो, मैंने बोला था आपसे लिट्टी, और दूसरा छोड़ दीजिए आप। और मोलैलिटी जो होगा, लिट्टी जानते हो ना आप, लिट्टी कभी भी बदलता नहीं है, क्योंकि आप लिट्टी बना के रख दो, एक दिन बाद आके देखो तो क्या बदल जाएगा, शेप वगैरह सेम रहेगा। उसी तरीके से मोलैलिटी जो होता है ना, दैट विल नॉट चेंज एज इट कंटेन ओनली द मास, सब जगह मास है। वहीं मोलैलिटी में अगर मैं बात करूँ तो वॉल्यूम आ जा रहा है नीचे, टेम्परेचर का वेरिएशन जैसे ही होगा वॉल्यूम में वेरिएशन आएगा, मोलैलिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा। इसलिए हमें याद रखना है कि मोलैलिटी नेवर चेंजेस, और मोलैरिटी आपकी चेंज हो सकती है अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो। ठीक है ना, ये चीज़ आ गई हमारी। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है ना, और ये हमारा मोलर मास है, यानी कि मोलर मास को जब आप मोलैरिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो वही क्या कहलाता है, स्ट्रेंथ कहलाता है। इसका मतलब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ मोलैरिटी इंटू मोलर मास, कैपिटल M मतलब मोलैरिटी इंटू मोलर मास इक्वल्स टू स्ट्रेंथ, ये होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक और टर्म्स आता है हमारा, मैं आपको बताऊं कि मोलैरिटी जब आपको पता है, मोलर मास से जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो ना, तो मोलैरिटी को जब आप मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या आ जाता है, स्ट्रेंथ आ जाता है। ठीक है, और जब मोलैरिटी को आप वॉल्यूम इन लीटर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या आ जाता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाता है। यानी कि मोलैरिटी को जब आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हो तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, यानी कि वही क्या आ जाता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, मिली मोल्स। अगर यही वॉल्यूम हमारा किस में हो, ml में हो, तो उस कंडीशन में हमारा मिली मोल्स निकल के आता है। इसका मतलब यहाँ से मुझे दो तीन चीज़ें जाननी है कि अगर मैं मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर कर दूं तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। अब वही मैं मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml कर दूं तो मिली मोल्स आ जाएगा ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि कई जगह क्वेश्चन ऐसे आते हैं नीट IIT में जहाँ पे मिली मोल्स का ऑप्शन होता है, ध्यान नहीं देता बंदा, गलत हो जाता है। ठीक है ना, तो जब ml में होगा तो मिली मोल्स निकल के आएगा, क्योंकि जब ml होगा तो आप 1000 से डिवाइड करेंगे, ऊपर 1000 आ जाएगा, तो आप 1000 आएगा तो मल्टीप्लाई होगा आपका। तो यहाँ पे इस चीज़ को जब हम याद रखना है सिंपल वे में, दो चीज़ें आपको, अगर आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हो इन लीटर में मोलैरिटी को तो आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल के आता है। अगर वहीं पे अगर आप बात करते हो क्या,
वही वॉल्यूम आपका किस में हो, ml में हो। बात अलग है कि यहाँ यूज करेंगे तो 1000 ऊपर आएगा, वो सही है, 1000 ऊपर आएगा हमारा, तो यानी कि हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास। ये वॉल्यूम हमारा यहाँ चला गया, उस कंडीशन में निकल के आएगा क्या, मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है ना, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो वहां पे बात आएगी, और लगाएंगे तो वहां पे फिर मैं एक बात को रिपीट करूंगा। अब देखिए पांचवा है, पांचवा थोड़ा सा मैं बात करता हूं नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी कैपिटल एन से दिखाते हैं हम लोग इसको। नॉर्मेलिटी पढ़ा है आपने क्लास 11th में भी, तो बोलते हैं इसको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये होता है आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकलता कैसे, तो इसका मतलब होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। सही है, गिवन मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, यहां पे भी था गिवन मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब आप देखो, अगर गिवन मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर मैंने लिया तो दिस इज आल्सो स्ट्रेंथ, है कि नहीं, स्ट्रेंथ है, ये भी स्ट्रेंथ है आपका। इक्विवेलेंट मास का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा है इसको रेडॉक्स रिएक्शन में। इक्विवेलेंट मास का मतलब होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होगा, इसके विषय में मैंने पूरी चर्चा कर रखी है आपसे, मैं इस पे एक और अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि एन फैक्टर काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है आपका। एन फैक्टर का मतलब अभी आपको समझना है, एसिड है तो नंबर ऑफ H प्लस आयन रिलीज्ड पर मॉलिक्यूल, ये याद रखना। जैसे अगर मान लीजिए HCl है हमारा तो 1 हो जाएगा एन फैक्टर 1, अब वहीं पे H2SO4 हमारा है तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 निकालता है वो एन फैक्टर, ठीक है। उसी तरीके से बेस अगर आता है तो बेस का क्या हो जाएगा हमारा, बेस अगर आता है तो बेस कितना रिलीज कर रहा है OH माइनस। जैसे मान लीजिए CaOH का होल ट्वाइस आता है हमारा, तो CaOH का होल ट्वाइस अगर आता है तो ये 2 OH निकालता है, तो एन फैक्टर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट तो एन फैक्टर का बहुत है, क्योंकि जब रिडॉक्स में हम घुस जाएंगे, सॉल्ट में आएंगे तो कई सारी बातें आती हैं यहाँ पे निकल के। क्योंकि हमें सॉल्यूशन पढ़ना है तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, बेसिकली हो सकता है कि आपको एक तो नॉर्मली आपको एसिड मिलेगा, एक नॉर्मली आपको बेस मिलेगा, कहीं कहीं साल्ट भी मिल सकता है। तो साल्ट जैसे मिलता है, अगर मैं बात करूं एन फैक्टर की, तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, आप पीछे नहीं भी पढ़े होंगे तो इसका काम चल जाएगा हमारा। एसिड क्लियर हो गया हमारा, बेस क्लियर हो गया हमारा, दोनों को मिला के जब बनता है सॉल्ट, तो सॉल्ट के केस में क्या देखते हैं हम, एन फैक्टर इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन केटाइंस। केटाइंस के ऊपर कितने चार्ज आ रहे हैं टोटल, उसी को बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं इसका, तो Na2CO3 है मेरे पास, ठीक है ना। Na2CO3 जब टूटेगा तो 2Na पॉजिटिव बनाएगा और CO3 2 नेगेटिव बनाएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इसके ऊपर चार्ज कितना है, 2 चार्ज है, तो इसलिए इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका मतलब इसका, ठीक है ना। अगर आप केटाइंस और एनाइंस भी कह सकते हैं, आप एनाइंस में भी वही चार्ज होता है, क्योंकि जब न्यूट्रल हुआ तो यहाँ पे भी 2 ही आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 ही आपका शो करेगा। तो इसका मतलब एन फैक्टर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आप आज समझ जाओ कि क्या होगा आपका। एन फैक्टर निकालना है तो डिपेंड करता है एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, यही 3 चीज का सॉल्यूशन बनेगा हमारा। क्योंकि कभी आयंस नहीं डालेंगे अकेले, ठीक है ना, कभी भी डालेंगे तो हम क्या डालेंगे, कोई सॉल्ट डालेंगे, एसिड डालेंगे, बेस डालेंगे। इन 3 कॉन्सेप्ट से हमारा काम चल जाएगा इस सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल लगाने में, ठीक है। तो देखिए, फिर मैंने बोला एन फैक्टर कैसे निकलना है हमारा। एसिड है, अगर एसिड है तो पर मॉलिक्यूल्स कितने H प्लस निकाल रहा है, बेस है तो पर मॉलिक्यूल्स कितने OH माइनस निकाल रहा है। अगर बाय द वे सॉल्ट है हमारा, तो सॉल्ट में देखना पड़ेगा कि कितने केटाइंस हैं, मतलब केटाइंस के ऊपर कितने चार्ज आ रहे हैं आपके, या एनाइंस के ऊपर कितने चार्ज आ रहे हैं, वहां से आपको निकल जाएगा एन फैक्टर क्या होता है, ठीक है ना। तो इसी चीज को जब मैं आगे बढ़ाता हूं तो मैं इसको एक साफ साफ वर्डों में लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं,
गिवन मास अपॉन वॉल्यूम इक्विवेलेंट मास की जगह मोलर मास अपॉन एन फैक्टर लिखूंगा तो थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। गिवन मास, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी तो ईयरफोन लगा लेना आप लोग, क्योंकि आपको पता है इस लॉकडाउन में कुछ मिल रहा नहीं है ना। दिन भर आके हम लोग यहाँ पे बस यही करते हैं, कभी आवाज़ नहीं आती है तो वीडियो बनता है तो फिर वो डिलीट करना पड़ता है। आप नहीं समझोगे हमारे दर्द को कि हम लोग कितना, लेकिन चलिए। तो गिवन मास हो गया हमारा। इक्विवेलेंट मास की जगह मैंने क्या बोला, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, एन टू वॉल्यूम इन लीटर, ये हो गया मेरा। एन फैक्टर मेरा चला गया ऊपर, गिवन मास मोलर मास वॉल्यूम इन लीटर आ गया। अब आप देखो n इक्वल्स टू गिवन मास मोलर मास वॉल्यूम इन लीटर, क्या दिखता है आपको, मोलरिटी दिखती है कि नहीं दिखती है। गिवन मास मोलर मास वॉल्यूम इन लीटर, गिवन मास मोलर मास वॉल्यूम इन लीटर, n फैक्टर ऊपर चला गया, इस पूरे का मतलब क्या हो गया, मोलरिटी हो गया। इस पूरे का मतलब मोलरिटी हो गया, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूंगा मोलरिटी इंटू n फैक्टर, ये रिलेशन आ गया। यानी कि आपको इस फॉर्मूले का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको n फैक्टर निकालना आता है, मोलरिटी आप पहले से जान रहे हो, तो बस खटाक से मल्टीप्लाई करो, अपना नॉर्मेलिटी निकाल लो, कोई मतलब नहीं है इसका। सही है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? क्योंकि मैंने बोला कि 3 चीज आएगा n फैक्टर के विषय में, ज्यादा नहीं सोचना, एसिड, बेस और सॉल्ट। बाकी आप रेडॉक्स में घुसोगे तो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है वो वहां पे जब देखेंगे तो आप एक बार मिल भी जाएगा, आप फिर मैं बता भी दूंगा आपको एक बार और, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू n फैक्टर। नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू n फैक्टर से हमारा निकल जाएगा। अब आप देखो कि कभी भी n फैक्टर जो होगा, n फैक्टर जो आएगा ना, वो या तो 1 आएगा या 1 से ज्यादा आएगा। तो जब 1 या 1 से ज्यादा आया, इसका मतलब मोलरिटी में आपने उसको मल्टीप्लाई किया, और जब मोलरिटी में आपने उसको मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब नॉर्मेलिटी हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया मोलरिटी से। सही है ना।